महाराष्ट्र में नहीं पूरे हिंदुस्तान में आप देखेंगे तो आम बहुजन लोगों की ट्रेडिशंस अलग है, अपर कास्ट ट्रेडिशंस अलग है। ये कोई जानबूझ के बनाए हुए नहीं है। दीज आर ट्रेडिशंस आर बीन देयर फॉर लास्ट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। दे हैव इमर्ज इवॉल्व ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो लोग अपने अपने ट्रेडिशंस को बहुत खुशी से मनाते हैं। तो इसका एक नतीजा ये हुआ कि त्र्यंबकेश्वर में हो या और भी जगह मंदिर पे, जहाँ पे सालों से ये ट्रेडिशन रहा है, बहुत जगह पे मंदिर और मस्जिद साथ में, या तो दरगाह साथ में, पीर साथ में, तो एक दूसरे का, जैसे कि उरूस है तो उसका मलीदा इस मंदिर में जाता है, या उत्सव है तो वहाँ से प्रसाद लाके यहाँ जाता है। ऐसे बहुत सारे ट्रेडिशन हम बता सकते हैं। वहाँ भी यही ट्रेडिशन रहा। मस्जिद, ये मुस्लिम कम्युनिटी के लोग मंदिर के लिए, भगवान के लिए, हिंदू मंदिर के लिए अपना प्रसाद चढ़ाते थे। तस्वीरें हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ की गवाही दे रही हैं। ये तस्वीरें कानून को चुनौती दे रही हैं। ये तस्वीरें सीधे उन्माद को दावत देने वाली है। नफरती कैंपेन सिर्फ रैलियों और नेताओं तक सीमित नहीं था। इस सांप्रदायिकता फैलाने का एक अभिन्न अंग है भारतीय मुख्यधारा का मीडिया। इस मीडिया ने त्र्यंबकेश्वर के कुछ मुस्लिम समाज से जुड़ी प्रथाओं को सनातन के खिलाफ की हुई साजिश बताई। भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के नेता चैनलों पर आकर हिंदू मुस्लिम तणाव बढ़ाने की कोशिश में थे। मी तर त्यांना जिहादी विचारांचे युवक म्हणेन। ते जिहादी विचाराचे युवक काय येतात मंदिर बंद असताना। परत सांगतो तेव्हा मंदिर बंद होतं। बंद असताना मंदिरामध्ये आतमध्ये शिरण्याचा हट्ट करण्यात आला। मीडिया में सनसनी फैलाने के बाद सरकार ने मामले की जांच करने एक एसआईटी का गठन किया। एसआईटी का डर ऐसा कि जब हम त्र्यंबकेश्वर पहुंचे तब वहां एक भी मुस्लिम व्यक्ति मीडिया से बात करने हेतु राजी नहीं था। फिर हमने मुलाकात की त्र्यंबकेश्वर मंदिर के ट्रस्टी और एनसीपी शरद पवार गुट के नेता पुरुषोत्तम कड़लग से। मंदिर तो पेशवेकालीन है। पेशवाओं ने इसका जीर्णोद्धार किया और जीर्णोद्धार करते समय 1755 में इसका जीर्णोद्धार हुआ और काफ़ी समय लगा इसको। करीब 31 साल इसको बनाने में लगे। बहुत अच्छा हेमाड़पंथी टाइप का ये मंदिर है। बाकी ज्योतिर्लिंग में जो पिंडी है, पिंडी ऊपर की तरफ है। यहाँ पे एक गड्ढा है, जो गड्ढे में से गंगा माता कंटिन्यूसली बहती रहती है। और 3 लिंग है, जिसको ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहा गया है। जो छत्रपति शिवाजी महाराज की जुलूस निकलते हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का निकलता है, कुछ ये संदल भी निकलते हैं। अलग अलग ऐसे आदिवासियों के भी परंपरा है, वो भी जुलूस निकलते हैं। हमारे त्र्यंबक के जो त्यौहार होते हैं साल भर में, उसके भी कई जुलूस यहाँ वहाँ से गुजरते हैं। लेकिन त्र्यंबक का नाम जिस भगवान के ऊपर से है, वो भगवान का एक रिस्पेक्ट करके सब जुलूस वहाँ पे रुकते हैं और एक भगवान का रिस्पेक्ट करके अपने अपने ढंग से, अपने अपनी परंपरा के हिसाब से वहाँ पे रिस्पेक्ट करके कोई फूल चढ़ाता है, कोई नारियल चढ़ाता है, कोई धूप दिखाता है। आज सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया में क्या हुआ, वही जो धूप दिखाने के लिए फर्स्ट स्टेप पे दौड़ के गए। पिछले साल का भी एक वीडियो था जो पर्पसली मंगाया गया, जो थोड़ा सा डोर के आगे से निकाला गया वीडियो था। और वो वीडियो में ऐसा लग रहा है कि मंदिर के अंदर वो जो संदल के कुछ प्रवेश कर रहे हैं। अभी उसी रात 8:05 पे ये घटना हुई, 8 से 9 के करीब। और उसी रात ये वीडियोस उत्तराखंड की कोई मीडिया है, वो मीडिया में चला गया। अभी कम्युनिकेशन गैप के हिसाब से वो मीडिया में वीडियो जाने के बाद उन लोगों ने उसका गलत विपर्यास किया। वो मीडिया कोई पर्टिकुलर समाज या कोई ऐसे इसको मानने वाली फेवर करने वाली मीडिया थी, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि हमारे गांव का जो इकोनॉमी है वो होती है सिर्फ और सिर्फ भाविकों के ऊपर। जब भाविक यहाँ आता है तो वो खर्चा करता है, मंदिर में दर्शन लेता है, फूल लेता है, जो भी है। और यहाँ हमारे यहाँ धार्मिक विधि भी होती है, तो धार्मिक विधि की भी बहुत सारी भीड़ यहाँ पे रहती है। तो वो सब भाविक डरने लगे, क्योंकि उत्तराखंड के वो जो चैनल था, सोशल मीडिया था, उसमें ऐसा दिखाया गया कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर के अंदर कुछ मुस्लिम युवकों ने प्रवेश किया जो अतिरेकी टाइप के थे।
पुरुषोत्तम कडलग ने कहानी कुछ हद तक साफ कर दी, लेकिन तीस्ता सेतलवाड ने एक फैक्ट फाइंडिंग के हवाले से कुछ और तथ्य हमारे सामने रखे। It's called the Vidrohi Sanskritik Salwar. They took out a fact finding and they published a report then itself within 10 days. And it was quite a telling report because it told us, for instance, a report which was a Marathi report which we published in Sabarang, India, which said that actually locally there was no tension. There was no tension at all, despite the fact that you were talking about, the media from the top was talking about tension. It was this one BJP guy from Nashik who was fomenting this, and therefore it was also, there was these almost comic, tragic videos coming out also in Marathi, which showed the almost physical battle between the indigenous priest, Adivasi priest, and the Brahmin priest, which is supposed to be allegedly put in by the RSS. Now, according to Vidrohi, when I interviewed them later, I interviewed them because I'm both a journalist and an activist. I interviewed them and they explained to me that this story has started from 2015 when you had the Kumbh, the Nashik Kumbh. Okay. Because there's an attempt to create local tensions wherever there are local sthals, which are dharm sthals of the Adivasis, because they're worshipped by the local people. So it's not even a question of appropriation, it's a question of appropriation of those resources. It could be the land, it could be the faith practice, it could be the following. महाराष्ट्र में घट रही घटनाएं देश भर में एजेंडा फैलाने का काम कर रही थी। कर्नाटका के चुनावों में बेअसर होने के बाद सांप्रदायिक ताकतें फिर एक्टिव हो गई। तीस्ता सेतलवाड समेत कई सामाजिक संस्थाओं ने इन सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ कंप्लेंट की, लेकिन शिंदे भाजपा सरकार ने इन सारी कंप्लेंट्स पर अनदेखी कर दी। That we started filing complaints 2 days, 4 days, 1 week before an event, calling up the police stations. Even in talking to local citizens, where CJP would join a local delegation of senior, organizations from that area to go to the police. What has been the response of the police? Mixed. In 1 or 2 cases, like in Jalgaon, it was a very positive response, and an FIR was registered, one of many, which he proudly claims, Suresh Chavanke. He doesn't seem to be ashamed of them because there's no action after the FIR. It's just an FIR. But in the Ratnagiri case or in the other cases, unfortunately, despite the preemptive complaint, the meetings were allowed. So I think the culture of impunity and the non-prosecution of these offences has emboldened them. अगली बार आप पूरे श्रीरामपुर में घूमने की व्यवस्था करेंगे, कानून और सारे केसेस की जिम्मेवारी मेरे ऊपर वैसे भी 1826 एफआईआर है, इतने तो दाऊद पे भी नहीं है। हालांकि एफआईआर करने के बाद किसी की चार्जशीट करने की हिम्मत नहीं हुई है। जब शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब जाहिर है इन सांप्रदायिक ताकतों का हौसला और बढ़ने वाला था। इन ताकतों का अगला टारगेट था सामाजिक भाईचारे के लिए जाना जाने वाला शहर कोल्हापुर। कोल्हापुर के छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज ने उन दिनों, जिन दिनों में पिछड़ों को, दलितों को कुछ भी अधिकार नहीं थे, उस समय उन्होंने एक मुहिम चालू की जिसमें उन्होंने अछूतों को, दलितों को अपने साथ का अधिकार दिया, अपना समान दर्जा दिया। हर बच्चे, हर जाति धर्म के बच्चे स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाई करें, इसके लिए उन्होंने हर जाति और धर्म के लिए हॉस्टल्स खोला। जहाँ पे आज दसरा चौक है कोल्हापुर का हिस्टोरिकल, वहाँ पे अगर आप चारों कोनों में, चारों कॉर्नर देखेंगे तो कम से कम 10 से 12 हॉस्टल्स है, जिसमें मुस्लिम बोर्डिंग है, जिसमें मराठा बोर्डिंग है, वैश्य बोर्डिंग है, जैन बोर्डिंग है, यानी हर कास्ट का बच्चा पढ़ाई करे। कोल्हापुर की इस हारमोनी को कहीं दाग लगाने की कोशिश ज़रूर हुई। एक लव जिहाद का मामला सामने आया जिसमें नाबालिग लड़की थी और उन्होंने एक मुस्लिम लड़के के साथ शादी किया भाग के जाके। लेकिन इस चीज़ को बड़ा चढ़ाकर दूसरे दिन इसके लिए कोल्हापुर बंद का एक मूवमेंट चलाया गया और कोल्हापुर बंद के उस मूवमेंट में एक मॉब अनकंट्रोल हुआ।
जी व्यक्ती होती शिवप्रतिष्ठानशी निगडीत होते. जसे उजगावचे काही लोक होते, इचलकरंजीचे काही लोक होते, काही सांगलीचे लोक होते, काही इस्लामपूरहून आलेले होते आणि कोल्हापूरचा त्यांना नकाशाही माहीत नव्हता की ते विचारायचे. आमच्या बऱ्याच लोकांना असं म्हणजे असा अनुभव आहे की तिने विचारले की इथे हे दुकान आहे हे कुणाचं आहे, हिंदूचं आहे का मुसलमानाचं आहे. ते मुसलमानाचं असेल की त्याच्यावरती दगडफेक करायचे. म्हणजे इथलं कोल्हापूरबद्दल त्यांना माहिती पण नव्हती. याचा अर्थ ते परके होते, बाहेरचे होते. तुम्ही कशावरून सांगताय की ते शिवप्रतिष्ठानाचे? तर त्यानंतर जे पत्रकारांनी त्यांच्यावर जे कारवाई झाल्यानंतर त्यांचे जे मुलाखती वगैरे त्यांच्या आलेल्या आहेत, त्यांच्या यूट्यूबवर त्यांच्या क्लिप्स वगैरे आलेले आहेत, तर जी पोरं आहेत ते सगळे पण शिवप्रतिष्ठानची पोरं आहे. आम्ही त्यांना ओळखतो त्यांना. अचानक औरंग्याच्या एवढ्या अवलादी या महाराष्ट्रामध्ये कुठनं पैदा झाल्या याचा शोध आपल्याला लावावा लागेल. याच्या पाठीमागे कोण आहे हे देखील लावावं लागेल. जाणीवपूर्वक कायदा आणि सुव्यवस्था खराब झाली पाहिजे याकरता या अवलादी तर पैदा झाल्या नाही ना, हे देखील आपल्याला तपासून बघावं लागेल. कोल्हापूरमध्ये आता परिस्थिती नियंत्रणाखाली आहे. इस धारावाहिक के अगले हिस्से में बताएंगे कि कैसे संभाजी भिड़े महाराष्ट्र के युवाओं का माइंड वॉश करते हैं और कैसे इसका सीधा संबंध कोल्हापुर के दंगे से है.